हेलो गाइस, मैं प्रतिभा और आप सभी का स्वागत है विट्टी बायोलॉजी में। बच्चों, आज हम चैप्टर सेकंड जो कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है उसको पढ़ेंगे। आज हम इसका थर्ड पार्ट पढ़ेंगे। हम इसके 2 पार्ट पहले ही पढ़ चुके हैं। पहले पार्ट में हमने डिस्कस किया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन और दूसरे पार्ट में हमने पढ़ा था मोनरा किंगडम के बारे में, यानी बैक्टीरिया के बारे में। और आज हम थर्ड पार्ट में एक दूसरा किंगडम पढ़ेंगे जो कि प्रोटिस्टा है। बच्चों, वीडियो शॉर्ट होगी और टू द पॉइंट होगी और मैं गारंटी देती हूँ इस वीडियो के बाद आपको ये किंगडम बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए जल्दी से हम शुरुआत करते हैं प्रोटिस्टा ग्रुप की। बच्चों, जब हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ा था तो हमने प्रोटिस्टा ग्रुप के कुछ बेसिक फीचर्स भी वहाँ पढ़े थे, जैसे कि ये यूनिसेलुलर होते हैं, ये यूकैरियोटिक होते हैं। तो यदि ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है तो डेफिनेटली इनमें न्यूक्लियस वेल डिफाइंड प्रेजेंट होगा, इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होगी और न्यूक्लियोलस भी होगा। अब बच्चों, आप बताइए क्या इनमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होंगे? डेफिनेटली होंगे, क्योंकि ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। तो इनमें माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, लाइसोसोम, ये सब ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। सिंस सम प्रोटिस्ट आर फोटोसिंथेटिक ऑल्सो, सो इन दोज प्रोटिस्ट क्लोरोप्लास्ट इज ऑल्सो प्रेजेंट। बच्चों, इनमें राइबोसोम जो होगा वो एटीएस टाइप का होगा, क्योंकि यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में जो राइबोसोम पाया जाता है वो एटीएस टाइप का मिलता है। ठीक है, अब आगे की कहानी समझने के लिए मैं आपको आर.एच. विटेकर द्वारा दिया गया क्लासिफिकेशन थोड़ा सा रिकॉल कराना चाहती हूँ। बच्चों देखिए, ये जो क्लासिफिकेशन इन्होंने दिया था आर.एच. विटेकर जी ने, उन्होंने मोनरा किंगडम को सबसे पहले रखा, क्योंकि हमने पढ़ा था मोनरा किंगडम में कि दे आर कंसिडर्ड एज द फर्स्ट इनहैबिटेंट ऑफ द अर्थ। यानी अर्थ पर जो लाइफ आई वो सबसे पहले किस फॉर्म में आई थी? वो आई थी मोनरा, यानी बैक्टीरिया के फॉर्म में। उसके बाद प्रोटिस्टा बने, आए, और फिर प्लांटे, फंजाई और एनिमेलिया किंगडम के ऑर्गेनिज्म आए। तो देखो बच्चों, यहाँ पर जो मोनरा किंगडम है वो प्रोकैरियोटिक किंगडम है, और प्लांटे, फंजाई और एनिमेलिया ये तीनों किंगडम यूकैरियोटिक किंगडम है। जबकि प्रोटिस्टा ग्रुप इन दोनों टाइप के किंगडम यानी यूकैरियोटिक किंगडम्स और प्रोकैरियोटिक किंगडम के बीच में पड़ा हुआ है। इसलिए प्रोटिस्टा किंगडम को यूकैरियोटिक किंगडम और प्रोकैरियोटिक किंगडम के बीच का कनेक्टिंग लिंक बोला जाता है। ओके, सो वी कैन राइट प्रोटिस्टा इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक किंगडम। बच्चों, ऐसा माना जाता है कि प्लांटे, फंजाई और एनिमेलिया इन तीनों किंगडम के ऑर्गेनिजम्स प्रोटिस्टा से ही इवॉल्व हुए थे। इसलिए प्रोटिस्टा को एंसेस्टर ऑफ प्लांटे, फंजाई और एनिमेलिया किंगडम माना जाता है। इस बात को हम आगे भी समझेंगे। जब हम प्रोटिस्टा को डिटेल में पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि ऐसा क्यों बोला जाता है। लेकिन अभी के लिए आप ये याद रखिए कि प्रोटिस्टा इज कंसिडर्ड एज द एंसेस्टर्स ऑफ प्लांटे, फंजाई और एनिमेलिया। एक इम्पॉर्टेंट बात बच्चों, प्रोटिस्टा ग्रुप की जो बाउंड्री है दैट इज नॉट वेल डिफाइंड। अब इस बात का क्या मतलब है? देखिए, कोई भी एक ऑर्गेनिज्म किसी एक बायोलॉजिस्ट के लिए प्रोटिस्टा ग्रुप से बिलोंग कर सकता है। वो कहेगा कि ये प्रोटिस्टा ग्रुप का ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। लेकिन दूसरे बायोलॉजिस्ट के हिसाब से वो ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे किंगडम से बिलोंग कर सकता है। चलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देके समझाती हूँ। देखिए, क्लैमाइडोमोनास को विटेकर ने प्रोटिस्टा ग्रुप में रखा। क्यों रखा? क्योंकि ये यूनिसेलुलर है, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। लेकिन बाद में एल्गल बायोलॉजिस्ट ने इनको इस ऑर्गेनिज्म को प्लांट किंगडम में रखा, क्योंकि इसके पास वो सारे पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जो एल्गी ग्रुप में पाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, इसलिए ये बोला जाता है कि प्रोटिस्टा ग्रुप की जो बाउंड्री है दैट इज नॉट वेल डिफाइंड। इस बात को आप याद रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्रोटिस्टा ग्रुप के मेंबर्स एक्वेटिक होते हैं। उनमें से कुछ के पास फ्लैजिला और सीविया होते हैं फॉर लोकोमोशन। इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन बच्चों बहुत ही डाइवर्स है। सम आर ऑटोट्रॉफ्स, इट मीन्स दे कैन सिंथेसाइज देयर फूड देमसेल्व्स, व्हाइल सम आर हेटेरोट्रॉफ्स, यानी कि वो दूसरों पर डिपेंडेंट है अपने फूड के लिए। हेटेरोट्रॉफ्स में से कुछ सैप्रोफाइट्स होते हैं और कुछ पैरासाइट्स भी हो सकते हैं। बच्चों, ये लाइन आपकी एनसीईआरटी में दी हुई है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज़ वेरी डाइवर्स, और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी वो पूछ सकते हैं कि किस किंगडम में मोड ऑफ न्यूट्रिशन बहुत डाइवर्स पाया जाता है, तो वो प्रोटिस्टा ग्रुप हो गया। नेक्स्ट है बच्चों सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये दोनों तरीके का रिप्रोडक्शन इस ग्रुप में पाया जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर
सेल फ्यूजन और जायगोट फॉर्मेशन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 तरीके का हो सकता है बच्चों, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और ऊगैमस। आइसोगैमस, आइसो नाम से ही पता चल रहा है बच्चों, आइसो मतलब होता है सिमिलर, एक जैसा, यानी कि यहाँ पर जो गैमीट्स होंगे वो दोनों सेम होंगे। आप देख पा रहे हैं बच्चों, यहाँ पर 2 फ्यूजिंग गैमीट्स हैं और ये दोनों ही आप देख पा रहे हैं ऑलमोस्ट सेम है, एक जैसा साइज, एक जैसी शेप और फ्लैजिला भी सेम, ठीक है। जबकि एन आइसोगैमस नाम से पता चल रहा है यहाँ पर जो फ्यूजिंग गैमीट्स होंगे वो एक दूसरे से डिफरेंट होंगे। देखिए एक बड़ा है एक छोटा है, इसलिए इसको एनाइसोगैमी या एनाइसोगैमस टाइप रिप्रोडक्शन बोलते हैं। ऊगैमी की जहाँ तक बात है, ये भी एनाइसोगैमस टाइप का ही रिप्रोडक्शन है बच्चों, क्योंकि इसमें जो फ्यूजिंग गैमीट्स हैं वो भी डिसिमिलर होंगे। लेकिन यहाँ पर एक बात इम्पॉर्टेंट है कि एक गैमीट नॉन मोटाइल होता है और वो काफ़ी बड़ा होता है, इस गैमीट को फीमेल गैमीट बोलते हैं। जबकि दूसरा गैमीट जो कि काफ़ी छोटा होता है ये मोटाइल होता है और इसको हम मेल गैमीट का नाम देते हैं। बच्चों यदि आप रिकॉल करेंगे या आगे हो सकता है आप इस चीज़ को पढ़ें कि ह्यूमंस में भी ऊगैमस टाइप का रिप्रोडक्शन पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों प्रोटिस्टा किंगडम को 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। पहला ग्रुप है क्राइसोफाइट्स, दूसरा है डाइनोफ्लैजिलेट्स, तीसरा है यूग्लेनॉइड्स, चौथा स्लाइम मोल्ड्स और लास्ट ग्रुप है प्रोटोजोन्स। इनमें से 3 ग्रुप यानी कि क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स और यूग्लेनॉइड्स, ये तीनों ही फोटोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। इनमें फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड कुछ पिगमेंट्स पाए जाते हैं जिससे अपना ये फूड सिंथेसाइज करते हैं। अब यदि बच्चों हम देखें, ऐसा ही मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्लांट्स में पाया जाता है, इसलिए ऐसा माना गया है कि प्लांट्स इन्हीं प्रोटिस्ट से इवॉल्व हुए होंगे, इसलिए इन प्रोटिस्ट को प्लांट्स का एंसेस्टर कहा गया है। अब यदि स्लाइम मोल्ड की बात करें तो स्लाइम मोल्ड सैप्रोफाइट मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं, यानी कि वो डिकम्पोजर्स हैं और हमें पता है कि फंजाई आर ऑल्सो डिकम्पोजर्स, इसलिए स्लाइम मोल्ड्स को प्रिमिटिव फंजाई कहा गया है और इनको फंजाई का एंसेस्टर भी माना गया है। फर्दर बच्चों हम यदि ध्यान से देखें तो स्लाइम मोल्ड्स में मोल्ड वर्ड का यूज़ किया है और हमें पता है कि मोल्ड वर्ड का यूज़ हम फंजाई के केस में करते हैं। ये फर्दर प्रूफ है इस बात का कि स्लाइम मोल्ड्स आर एंसेस्टर ऑफ फंजाई। अब बच्चों प्रोटोजोन्स को लेते हैं। देखिए बच्चों, प्रोटोजोन्स या तो पैरासाइट होते हैं या प्रेडेटर होते हैं, यानी कि इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन एनिमल से मिलता जुलता है, इसलिए प्रोटोजोन्स को एनिमल्स का एंसेस्टर माना गया है। ओके, ऑल राइट, चलिए बच्चों अब इन 5 ग्रुप्स में से 3 फोटोसिंथेटिक ग्रुप यानी कि क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स और यूग्लिनोइड्स, इन तीनों को हम पहले पढ़ लेते हैं, इसके बाद हम स्लाइम मोल्ड्स और प्रोटोजोन्स को भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं क्राइसोफाइट्स की। क्राइसोफाइट्स की स्ट्रक्चर समझने के लिए आपको एक मैं एग्जांपल देना चाहती हूँ, वो है सोप बॉक्स का। आप सभी के घरों में सोप बॉक्स होगा और आपने कभी उसको ध्यान से देखा हो बच्चों, तो उसमें 2 शेल प्रेजेंट होते हैं। आपने देखा होगा कि नीचे वाला शेल या केस जिसे हम बोलते हैं वो ऊपर वाले केस से पूरी तरीके से ओवरलैप्ड होता है ना। सिमिलरली क्राइसोफाइट के केस में बच्चों 2 शेल होते हैं। अपर शेल को हम एपिथीका बोलते हैं और लोअर शेल को हाइपोथीका के नाम से जानते हैं। जो एपिथीका है वो ओवरलैपिंग शेल है और हाइपोथीका ओवरलैप्ड शेल है। ये दोनों ही शेल सिलिका के बने होते हैं। ओके, चलिए अब हम डाइनोफ्लैजिलेट्स की स्ट्रक्चर लेते हैं। बच्चों यदि आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर एक आपको ट्रांसवर्स ग्रूव दिखाई दे रहा है। सिमिलरली एक और ग्रूव है जो लॉन्गिट्यूडनल है ओरिएंटेशन में, इसको हम लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव बोलते हैं। अब बच्चों डाइनोफ्लैजिलेट्स नाम से पता चल रहा है कि इनके पास फ्लैजिला है। जी हाँ, इसके पास 2 फ्लैजिला होते हैं। एक फ्लैजिला ट्रांसवर्स ग्रूव में प्रेजेंट होता है, इसलिए उसको ट्रांसवर्स फ्लैजिला बोल दिया गया। दूसरा फ्लैजिला लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव में है तो डेफिनेटली उसको क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजिला। अब बच्चों यहाँ पर एक चीज़ आप ध्यान से सुनिएगा, इनके आउटर सरफेस पर स्टिफ सेलुलोज की प्लेट्स होती हैं। ओके, देखिए डायटम्स के केस में
सिलिका का डिपोजिशन है और यहाँ पर सेलुलोज का। ओके बच्चों, अब बात करते हैं यूग्लेनॉइड्स की। यूग्लेनॉइड्स की खास बात यह है कि यहाँ पर सेल वॉल एब्सेंट है, यानी कि सिलिका या सेलुलोज जैसा कुछ नहीं होगा। इनकी बॉडी कवरिंग जो होती है वो प्रोटीन की बनी होती है बच्चों, जिसे हम पेलिकल लेयर कहते हैं। ठीक है, पेलिकल क्योंकि प्रोटीन की बनी है, इट मीन्स ये फ्लेक्सिबल होगा, तो इसलिए इनकी बॉडी काफ़ी फ्लेक्सिबल होती है। अब बच्चों, इनके पास भी फ्लैजिला है, लेकिन देखिए यहाँ पर फ्लैजिला जो दो हैं उनकी लंबाई में अंतर है। इट मीन्स एक लॉन्ग फ्लैजिला होता है और एक शॉर्ट फ्लैजिला होता है। इसके अलावा भी इनकी स्ट्रक्चर में कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हो सकती हैं बच्चों, लेकिन आपकी एनसीईआरटी केवल हमें यही बताती है, तो आपको यही बातें याद रखनी है। आई थिंक आपको इन तीनों की स्ट्रक्चर समझ में आई होगी। बच्चों, यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। चलिए आगे हम इन तीनों में डिफरेंस देखते हैं। चलिए बच्चों, अब हम इन तीनों ग्रुप को कंपैरेटिवली स्टडी करते हैं। तो यदि हम एग्जाम्पल लें कि इन तीनों के एग्जाम्पल क्या हैं, तो देखिए बच्चों, क्राइसोफाइट के एग्जाम्पल्स हैं डायटम्स और डेस्मिड्स। डेस्मिड्स को गोल्डन एल्गी के नाम से भी जाना जाता है। वहीं डायनोफ्लैजिलेट के लिए मैंने एक एग्जाम्पल दिया है गोनियोलेक्स का, और यूग्लेनॉइड का एग्जाम्पल है यूग्लेना। क्राइसोफाइट्स बच्चों एक्वेटिक होते हैं, ये फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं और मरीन वाटर में भी। डायनोफ्लैजिलेट मोस्टली मरीन वाटर में मिलते हैं, जबकि यूग्लेनॉइड मेजॉरिटी ऑफ देम आर फाउंड इन फ्रेश वाटर। ओके बच्चों, अभी हमने सेल वॉल क्राइसोफाइट्स की पढ़ी थी, तो हमें पता है कि ये सिलिका की बनी होती है और कुछ पोर्शन उसमें सेलुलोज का भी होता है बच्चों। डायनोफ्लैजिलेट के केस में हमने देखा था कि स्टिफ सेलुलोज की प्लेट्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ बॉडी आर फाउंड। यूग्लेनॉइड में सेल वॉल इज एब्सेंट, लेकिन पेलिकल जो कि एक प्रोटीन की लेयर है वो प्रेजेंट होती है और जो कि बॉडी को फ्लैक्सिबल बनाती है। फ्लैजिला, अब फ्लैजिला देखते हैं बच्चों, तो हमने देखा था कि डायटम्स के केस में हमें फ्लैजिला नहीं दिखाई दिए थे, तो हम यहाँ लिखते हैं कि एब्सेंट इन वेजिटेटिव स्ट्रक्चर। हमने वेजिटेटिव स्ट्रक्चर इसलिए लिखा है क्योंकि हमने रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के बारे में अभी नहीं पढ़ा है, यानी कि वेजिटेटिव स्ट्रक्चर में डेफिनेटली फ्लैजिला नहीं होंगे। ठीक है बच्चों, एक टर्म मैंने यहाँ लिखा है प्लैंकटन। अब मैं आपको इसे समझाना चाहती हूँ। देखिए बच्चों, प्लैंकटन का मतलब ये है कि चूंकि इनके पास फ्लैजिला नहीं होते हैं, तो ये वाटर का बहाव जिस तरफ होता है उसी तरफ बह जाते हैं, तो ऐसे बॉडी फॉर्म को हम प्लैंकटोनिक फॉर्म बोलते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पर प्लैंकटन वर्ड का यूज़ किया है। इट मीन्स दे मूव अलॉन्ग विद द वाटर करंट, यानी कि इस टाइप का मूवमेंट पैसिव मूवमेंट होता है ना, इसको इसलिए इन बॉडी फॉर्म्स को हम प्लैंकटन कहते हैं। अब डायनोफ्लैजिलेट्स में 2 फ्लैजिला थे, हमें पता है, एक उसमें से ट्रांसवर्स ग्रुप में था और दूसरा लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप में। अब यूग्लिनॉइड्स में भी 2 फ्लैजिला थे, 1 शॉर्ट था और दूसरा लॉन्ग था। क्लियर? ऑल राइट, चलिए आगे देखते हैं। बच्चों, वी नो ऑल दीज 3 ग्रुप्स आर फोटोसिंथेटिक। इट मीन्स क्लोरोफिल शुड बी प्रेजेंट इन ऑल द 3 ग्रुप्स। तो देख लेते हैं, क्राइसोफाइट्स की बात करें तो इसमें क्लोरोफिल ए और सी प्रेजेंट होता है। डायनोफ्लैजिलेट्स के केस में भी सेम पिगमेंट है, क्लोरोफिल ए एंड सी। लेकिन यूग्लिनॉइड के केस में क्लोरोफिल ए तो प्रेजेंट है, बट क्लोरोफिल सी की जगह क्लोरोफिल बी प्रेजेंट होता है। बच्चों, क्लोरोफिल बी वही पिगमेंट है जो हायर प्लांट्स में पाया जाता है, इसलिए हम कहते हैं कि यूग्लिनॉइड्स आर द एंसेस्टर ऑफ प्लांट्स। कैरोटीन तीनों ग्रुप्स में प्रेजेंट है बच्चों। और जैंथोफिल की बात करें तो क्राइसोफाइट्स में जो जैंथोफिल पाया जाता है उसको डायएटोजैंथिन के नाम से जाना जाता है। सिमिलरली डायनोफ्लैजिलेट्स में जो जैंथोफिल प्रेजेंट है उसको पैरिडिनिन बोलते हैं बच्चों, और ये रेड टाइड्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। रेड टाइड्स के बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे बच्चों। अब यूग्लिनॉइड्स के केस में एक इम्पॉर्टेंट बात है जो बतानी है बच्चों, कि इन प्रेजेंस ऑफ लाइट दे आर ऑटोट्रॉफ। It means they can synthesize their food with the help of these pigments. But when light is absent, they start predating on small organism. It means they are showing heterotrophic mode of nutrition. तो ये एक सरप्राइजिंग फीचर है, क्योंकि ये ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी शो करते हैं और हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इस तरीके के न्यूट्रिशन को बच्चों मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं, और ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम मिक्सोट्रॉफ बोलते हैं। बच्चों, ये न्यूट्रिशन आप याद रखिएगा, क्योंकि ये न्यूट्रिशन हमें यूग्लिनॉइड्स में ही मिलता है। अब रिप्रोडक्शन की बात करते हैं।
तो क्राइसोफाइट्स में बच्चों ए सेक्शुअल और सेक्शुअल दोनों तरीके का रिप्रोडक्शन मिलता है। सेक्शुअल रिप्रोडक्शन आइसोगैमस, अनीसोगैमस और ऊगैमस टाइप का होता है। वहीं ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो फेवरेबल कंडीशन में ये बाइनरी फिशन के थ्रू डिवाइड करते हैं और अनफेवरेबल कंडीशन में ये रेस्टिंग स्पोर बना लेते हैं। डायनोफ्लैजिलेट्स में दो ही तरीके का सेक्शुअल रिप्रोडक्शन है बच्चों, आइसोगैमस और एनाइसोगैमस। ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन यहाँ रैपिड मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल से होता है बच्चों। दिस इज एनसीईआरटी लाइन, ट्राई टू रिमेंबर इट। अब यूग्लिनॉइड्स की बात करते हैं बच्चों। ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पर अनफेवरेबल कंडीशन में लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिशन के थ्रू होता है। तो सपोज करिए मैं यहाँ पर एक यूग्लिना बनाती हूँ, तो ये लॉन्गिट्यूडिनली ऐसे डिवाइड करेगा और दो डॉटर सेल्स बन जाएंगी। अब अनफेवरेबल कंडीशन में भी ये रिप्रोड्यूस करते हैं। ये कैसे रिप्रोड्यूस करेंगे, ये स्पोर स्टेज में चले जाते हैं और उस स्टेज को पाल्मेला स्टेज बोलते हैं बच्चों। यूग्लिनॉइड के केस में अभी तक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हमें नहीं पता है, इसलिए हम लिखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नॉट नोन टिल डेट इन यूग्लिनॉइड्स। अब बच्चों इनके कुछ स्पेशल फीचर्स हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, डायटम्स को हम चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ ओशन भी बोलते हैं क्योंकि ये फोटोसिंथेटिक होते हैं, इसलिए इनको ओशन में चीफ प्रोड्यूसर्स माना गया है बच्चों। ये वाटर का डिजॉल्व ऑक्सीजन को मेंटेन रखते हैं, ठीक है। तो इट मीन्स ये वहीं पाए जाते हैं जहाँ के वाटर में ऑक्सीजन लेवल काफ़ी अच्छा होगा। इट मीन्स दे विल नॉट प्रेजेंट इन पॉल्यूटेड वाटर, इसलिए इनको पॉल्यूशन इंडिकेटर भी बोला जाता है। अभी हमने इनकी स्ट्रक्चर पढ़ी थी और हमने देखा था कि इनकी वॉल में सिलिका का डिपोजिशन होता है बच्चों। सिलिका बहुत ही टफ है और ये इनडिस्ट्रक्टिबल मटेरियल है, इसलिए जब इनकी डेथ हो जाती है तो ये सिलिका का शेल जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं होता। ये क्या होता है, ये नीचे सी बेड में जमा हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है, और ऐसे सी बेड को हम डाईएटोमेशियस अर्थ के नाम से जानते हैं बच्चों। ये टर्म इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन इस पर आता है। अब सिलिका का एक और इम्पॉर्टेंट यूज़ है बच्चों, क्योंकि सिलिका बहुत ग्रिटी होती है इन टेक्सचर, काफ़ी खुरदरी है, इसलिए इसका यूज़ हम पॉलिशिंग में करते हैं और फिल्टरिंग ऑफ ऑयल में होता है। अब बच्चों डायनोफ्लैजिलेट्स की ले लेते हैं। डायनोफ्लैजिलेट्स की बात करें तो इनको फायर ऑफ ओशन बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये बायोल्यूमिनेसेंस शो करते हैं। बायोल्यूमिनेसेंस मीन्स, लुमिनेसेंस फीचर आपने कभी पढ़ा होगा कि इट इज़ इमिटेंस ऑफ लाइट इन नाइट। ओके बच्चों, क्योंकि ये बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म शो कर रहा है, इसलिए इसे बायोल्यूमिनेसेंस भी बोलते हैं। अब बच्चों रेड टाइड की बात करते हैं। हमें पता है कि डायनोफ्लैजिलेट्स में जो जेंथोफिल है वो पेरिडिनिन होता है और ये रेड कलर का होता है। तो जब गोनीओलेक्स और जिम्नोडियम नाम के डायनोफ्लैजिलेट्स काफ़ी बढ़ जाते हैं नंबर में, तो वहाँ पर हमें लाल रंग की अपीयरेंस शो होती है। तो ऐसे अपीयरेंस को हम रेड टाइड के नाम से जानते हैं बच्चों। रेड टाइड क्योंकि ये नंबर में काफ़ी बढ़ गए, ये सारे जो डायनोफ्लैजिलेट्स थे ये नंबर में काफ़ी बढ़ जाते हैं। ये एक टॉक्सिन सीक्रेट करते हैं जो कि न्यूरोटॉक्सिन होता है। न्यूरोटॉक्सिन है, इट मीन्स ये नर्व्स को ख़राब करता है, इसलिए इससे एक्वेटिक लाइफ काफ़ी अफेक्ट होती है। इट मीन्स इट इज़ नॉट गुड फॉर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। अब बच्चों यूग्लिना के केस में हमने पढ़ रखा था कि ये मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करते हैं। इट मीन्स समटाइम्स दे आर ऑटोट्रॉफिक एंड समटाइम्स दे आर हेटेरोट्रॉफिक। इट मीन्स दे आर शोइंग द कैरेक्टर्स ऑफ बोथ प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स, इसलिए इनको कनेक्टिंग वॉल बिटवीन प्लांट एंड एनिमल भी बोला गया है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों हम स्लाइम मोल्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों नेक्स्ट है स्लाइम मोल्ड। स्लाइम मोल्ड के बारे में हमने पढ़ा था कि इनके फीचर्स कुछ फंजाई से मिलते हैं। इट मीन्स दे आर कंसिडर्ड एज द एंसेस्टर ऑफ फंजाई, और इनको हम प्रिमिटिव फंजाई भी बोलते हैं। बच्चों स्लाइम मोल्ड नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इनकी अपीयरेंस काफ़ी चिपचिपी यानी कि स्लाइमी होती है। इनके हैबिटेट डेड ऑर्गेनिक मैटर वाली जगह होते हैं, जैसे ट्विग्स, लीव्स, ऐसी जगह ये पाए जाते हैं। जहाँ तक न्यूट्रिशन की बात है बच्चों, ये सैपोरोफाइट्स होते हैं, यानी ये डेड ऑर्गेनिक मैटर से अपना फूड डिराइव करते हैं, लाइक फंजाई। इनके स्ट्रक्चर में एक इम्पॉर्टेंट बात है जो आपको याद रखनी है बच्चों, कि इनके पास सेल वॉल नहीं होती है।
केवल एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कि सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल वॉल इज एब्सेंट। ओके बच्चों, अब आपकी एनसीईआरटी में कुछ लाइंस लिखी हुई हैं जो इसके लाइफ साइकिल के बारे में है। बच्चों मैं उन लाइंस को आपको एक डायग्राम के थ्रू समझाना चाहूँगी। देखिए, ये समझ लीजिए एक स्लाइम मोल्ड है। देखिए यहाँ पर ये इसकी सेल मेम्ब्रेन है, कोई सेल वॉल नहीं है और इसके पास बहुत सारे न्यूक्लियाई हैं, यानी ये मल्टी न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर है। अब सपोज करिए इसको फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं। फेवरेबल कंडीशंस क्या होती हैं? मीन्स इसके पास खूब फूड पड़ा हुआ है खाने के लिए, इसके मतलब का टेम्परेचर है, इसके मतलब की पीएच है, मतलब एवरीथिंग इज फेवरेबल। ओके, तब क्या होगा, ये एंजाइम सीक्रेट करते हैं और फूड एब्जॉर्ब करके साइज में बहुत बड़े हो जाते हैं। आपकी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है दे कैन इंक्रीज इन साइज अप टू सेवरल फीट, और ये इंक्रीज करके साइज में एक बड़ी जाइंट सी स्ट्रक्चर बना देते हैं जिसे प्लाज्मोडियम कहते हैं। बच्चों प्लाज्मोडियम, ये वाले प्लाज्मोडियम और जो मलेरियल पैरासाइट प्लाज्मोडियम है उसमें कंफ्यूज मत होइएगा। ये एक स्टेज है जो स्लाइम मोल्ड की लाइफ साइकिल में आती है। ओके बच्चों, अब बच्चों देखिए ये भी मल्टी न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर है, इसमें बहुत सारे न्यूक्लियाई हैं, आप देख पा रहे होंगे, और यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन है बट सेल वॉल इज एब्सेंट। अब सपोज करिए बच्चों अनफेवरेबल कंडीशन आती हैं, तो आप बता सकते हैं मेरे को अनफेवरेबल कंडीशंस क्या होंगी, यानी कि फूड खत्म हो जाता है या फिर टेम्परेचर और पीएच में ऐसा बदलाव आता है जो इनको पसंद नहीं है। तो ये क्या करेंगे, देखिए बच्चों ये फ्रूटिंग बॉडीज बनाने लग जाएंगे। फ्रूटिंग बॉडीज ये इरेक्ट वर्टिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब यहाँ से आप फिर से फाइंड आउट कर पा रहे हैं कि इनकी सिमिलैरिटी फंजाई के साथ है, क्योंकि फ्रूटिंग बॉडीज कौन बनाते हैं, फंजाई बनाते हैं। इट मीन्स दे आर समहाउ रिलेटेड टू फंजाई। ओके बच्चों, फिर क्या होगा, इन फ्रूटिंग बॉडीज की टिप्स पर स्पोर्स डेवलप होंगे। बच्चों इन स्पोर्स की खासियत ये है कि इनके पास ट्रू सेल वॉल प्रेजेंट होती है। बच्चों तो ध्यान रखिएगा कि स्लाइम मोल्ड के पास सेल वॉल नहीं है, लेकिन इनके स्पोर के पास ट्रू सेल वॉल प्रेजेंट होती है। क्लियर? चलिए बच्चों, लास्ट ग्रुप ऑफ प्रोटिस्ट है प्रोटोजोन्स। इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स काफ़ी कुछ एनिमल से मिलते जुलते हैं, इसलिए इनको एंसेस्टर ऑफ एनिमल्स या रिलेटिव ऑफ एनिमल्स के नाम से जाना जाता है। ये हेटेरोट्रॉफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं, कुछ पैरासाइट होते हैं और कुछ प्रेडेटर होते हैं। इनके मूवमेंट के आधार पर इन्हें 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। पहला ग्रुप है बच्चों अमीबॉइड प्रोटोजोन्स, दूसरा है फ्लैजिलेट प्रोटोजोन्स और तीसरा सीलिएट प्रोटोजोन्स, चौथा और सबसे लास्ट है स्पोरोजोन प्रोटोजोन्स। बच्चों अमीबॉइड जो प्रोटोजोन्स हैं उनके पास स्यूडोपोडिया स्ट्रक्चर होती है फॉर मूवमेंट। ये फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं, मरीन फॉर्म भी हो सकते हैं और कुछ टेरेस्ट्रियल फॉर्म भी होते हैं। जो टेरेस्ट्रियल अमीबॉइड्स होते हैं वो मॉइस्ट सॉइल में पाए जाते हैं। बच्चों एक बात इंपॉर्टेंट है, मरीन फॉर्म्स ऑफ अमीबॉइड के पास डिपोजिशन ऑफ सिलिका सेल्स भी पाया जाता है। सेल वॉल इनके पास नहीं है, बट मरीन फॉर्म्स के पास सिलिका शेल्स का डिपोजिशन होता है, इस बात को आप याद रखिएगा। इनमें से कुछ पैरासाइट होते हैं और आपके लिए एनसीईआरटी में एग्जाम्पल के लिए एंट अमीबा का नाम रखा गया है। फ्लैजिलेट्स, फ्लैजिलेट्स नाम से पता चल रहा है कि इनके पास मूवमेंट के लिए फ्लैजिला होंगे, ठीक है। देखिए आप यहाँ फ्लैजिला है, ये सम आर फ्री लिविंग और सम आर पैरासाइट। एग्जाम्पल के तौर पर हम ट्राइपेनोसोमा को ले सकते हैं जो कि स्लीपिंग सिकनेस नामक डिजीज कॉज करता है। नेक्स्ट ग्रुप है बच्चों सीलिएट्स। सीलिएट्स की बॉडी के ऊपर सीलिया प्रेजेंट होते हैं जो कि उनके मूवमेंट में हेल्प करते हैं। बच्चों यहाँ पर एक बात समझने की है, अमीबॉइड और फ्लैजिलेट्स फॉर्म में फूड इंजेस्ट करने के लिए कोई स्पेसिफिक साइट नहीं है, मतलब दे कैन एब्जॉर्ब फूड फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है, कहीं से भी वो एब्जॉर्ब कर सकती हैं। लेकिन सीलिएट्स के पास एक स्पेशल स्ट्रक्चर होती है फूड के इंजेक्शन के लिए, उसे गुलेट बोलते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि सीलिया के कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट की वजह से फूड पार्टिकल्स इस गुलेट में आते हैं और यहाँ से ये इंजेस्ट हो जाते हैं। इसका एग्जाम्पल है पैरामीशियम। स्पोरोजोन्स, यहाँ पर आप पता कर सकते हैं इसके नाम से कि ये अपनी लाइफ साइकिल के दौरान स्पोर्स बनाते हैं। ये पैरासाइट होते हैं और डिजीज कॉज करते हैं, और इसका एग्जाम्पल है मलेरियल पैरासाइट यानी कि प्लाज्मोडियम, ठीक है बच्चों।
यहाँ पर ये प्रोटिस्टा किंगडम ख़त्म होता है। आई होप आपको इसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे और आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यदि आप ऐसा करते हैं तो मुझे बहुत बहुत मोटिवेशन मिलती है कि मैं ऐसा कंटेंट और बनाऊं और उसमें इम्प्रूवमेंट लाऊं। बच्चों, हमारा नेक्स्ट किंगडम है फंजाई। उस वीडियो के साथ मैं आपके सामने जल्दी ही आऊँगी। तब तक आप एनसीईआरटी पढ़िए, रिवाइज करते रहिए। इंजॉय, टेक केयर, बाय बाय।